दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई, किसी से कोई प्यार ना करे। किसी से कोई प्यार ना करे है, प्यार ना करे। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। कोई समझे ना किसी को अपना, झूठा निकलेगा जीवन का सपना। कोई समझे ना किसी को अपना, झूठा निकलेगा जीवन का सपना। गाँव गाँव बाजे सहनाई, किसी से कोई प्यार ना करे। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू आरजीएस वाला। आरजीएस वाला में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नई क्लास सेकेंड केमिस्ट्री के लिए स्टार्ट करते हैं। यह क्लास या वीडियो जो भी बनेंगे बेसिक केमिस्ट्री, ये बेसिक केमिस्ट्री क्लास 10th 11th और 12th 10 11 और 12 क्लास 10 11 और 12 तीनों क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। सभी क्लास के बच्चे इसको इत्मीनान से ध्यान से समझें। कार्बनिक रसायन क्लास 10 चैप्टर 4, क्लास 10 रसायन विज्ञान चैप्टर 4 कार्बनिक रसायन ही है। तो कक्षा 10 के बच्चों के लिए भी यह क्लास बेनिफिट होगी। क्लास 11 के बच्चों के लिए भी सेकेंड केमिस्ट्री, और क्लास 12 के बच्चों के लिए भी यह क्लास सेकेंड केमिस्ट्री के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो आज हम सबसे पहले सेकेंड केमिस्ट्री को कार्बनिक रसायन के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? कार्बनिक रसायन के नाम से जाना जाता है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बनिक रसायन जो होता है, तो कार्बनिक रसायन की परिभाषा क्या होती है? कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम अध्ययन किस चीज का करते हैं? तो आप बता सकते हो कि कार्बन व कार्बन की यौगिकों का अध्ययन। कार्बनिक रसायन के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? कार्बन व कार्बन की यौगिकों का अध्ययन। तो जिस रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन व कार्बन की यौगिकों का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन व कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन कहलाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन व कार्बन की यौगिकों का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाता, कार्बनिक रसायन कहलाता है। अब देखते हैं, अगर हम कार्बनिक रसायन में कार्बन का अध्ययन करते हैं तो कार्बन से पहले परिचित हो लेते हैं अच्छे से। तो कार्बन की उत्पत्ति सबसे पहले क्या चेक कर लेंगे कि कार्बन की उत्पत्ति कैसे हो गई। तो कार्बन की उत्पत्ति कार्बो शब्द से हुई। किससे हुई थी? कार्बो शब्द से। कार्बन की उत्पत्ति किससे हुई थी? कार्बो शब्द से हुई थी, जहां पर कार्बो का अर्थ कोयला था। जहां पर कार्बो का अर्थ क्या निकल के आ रहा था? कोयला। अब फिर उसके बाद हम यहाँ सीखते हैं कार्बन का प्रतीक क्या होता है। जिस कार्बन की उत्पत्ति कार्बो शब्द से हुई, जिसका अर्थ कोयला था, उस कार्बन का प्रतीक क्या होता है? सिंबल क्या होता है? किससे हम रिप्रेजेंट कराते हैं? तो उस कार्बन का प्रतीक होता है सी। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? सी। और कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी होती है? 6। न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी होती है? 6। अगर हम इसी चीज को एज अ सिंपल सिंबल में लिख दें कि सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है 6C12। 6C12, जहां 6 क्या है? परमाणु क्रमांक। जहां 6 क्या है? परमाणु क्रमांक, और 12 क्या है? परमाणु भार। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे कोई यक्ष से कोई तत्व है, तो समझ में आया? जैसे यक्ष कोई तत्व है तो यहाँ जेड लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ए। जेड मतलब यही आपका परमाणु क्रमांक,
जेड मतलब क्या हो जाता है, परमाणु क्रमांक। ए मतलब हो जाता है एटॉमिक भार, मतलब परमाणु भार। परमाणु भार कितना है, 12। हाँ ठीक है। जो भी कार्बन के आगे यहाँ पर जो भी परमाणु भार होता है, सॉरी जो भी परमाणु क्रमांक होता है, जो भी परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो परमाणु क्रमांक मतलब जेड इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन। तो परमाणु क्रमांक की संख्या, किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक की संख्या, किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक की संख्या, उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या, उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर देख लीजिए, तो 6 से 12 लिखा गया, जिसको हम यहाँ जेड से रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको ए से रिप्रेजेंट कर देंगे। बात आती है कि हम न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकाल लिए, बात आती है यहाँ पर कि हम न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात कर लिए। तो जो भी आपका न्यूट्रॉन का सूत्र होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या इज इक्वल टू, न्यूट्रॉनों की संख्या इज इक्वल टू ए माइनस का जेड। सूत्र क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या इज इक्वल टू ए माइनस का जेड। तो ए का मान कितना है इसमें, 12। ए का मान 12 था, और जेड का मान कितना है, जेड मतलब परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कितना था, 6। तो जब हम 12 में से 6 कम कर देते हैं तो बचा कितना, 6। जब हम 12 में से 6 कम कर देते हैं तो कितना बच रहा है, 6। तो यही जो 6 बच रहा है, यही आपका क्या है, परमाणु, यही आपका न्यूट्रॉन है। जो 6 बच रहा है, यही आपका क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या। फिर से देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए, देखिए ध्यान से। कार्बनिक रसायन हम सेकेंड केमिस्ट्री को एकदम बेसिक से 0 लेवल से, ताकि क्लास 10 के बच्चे, 11 के बच्चे और 12 के बच्चे, सभी क्लास के बच्चे एक साथ इन चीजों को सीख सकें, समझ सकें। कार्बनिक रसायन सेकेंड केमिस्ट्री का नाम क्या होता है, कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या नाम होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर हम बेसिक देखते हैं तो इसमें अध्ययन किसका किया जाता है, कार्बन व कार्बन की यौगिकों का। ठीक भैया, तो कार्बन की उत्पत्ति किससे हुई, कार्बो शब्द से हो गई। कार्बो का अर्थ क्या था, कोयला। कार्बो का अर्थ क्या निकल के आया, कोयला। एक्चुअल में जो कार्बन की है, जिसकी उत्पत्ति कार्बो शब्द से हो रही है, जिसका अर्थ कोयला निकल के आ रहा है, उस कार्बन को, उस कार्बन का प्रतीक कैसे दिखता है, उस कार्बन का प्रतीक क्या होता है, तो उस कार्बन का प्रतीक सी होता है। सबसे पहले ध्यान से समझ लो कि हम कार्बनिक रसायन का अध्ययन कर रहे हैं, तो कार्बनिक रसायन में हम सिर्फ कार्बन और कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं। तो जिस कार्बन का हम नाम बार बार ले रहे हैं, उसका प्रतीक क्या होता है प्यारे बच्चों, सी। उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जो होती है कितना, 6। न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी होती है, 6। तो इसको हम सिंबल में कैसे लिखते हैं, प्रतीक में कैसे दर्शाते हैं, तो 6C12 कैसे लिखते हैं, 6C12। अब हम आपको बता रहे हैं कि कैसे निकाला जाता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। अब हम इसके बाद आपको पुनः बता रहे हैं कैसे किसी भी यौगिक से, किसी भी तत्व से कैसे निकाला जाता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। देखिए, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कार्बन तक, कार्बन की, तो कार्बन क्या है, 6C12। ऐसे एक बात कर लेते हैं अभी हम, जैसे 7N14, ऐसे बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की, ऐसे बात कर लेते हैं कार्बन की। अगर हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन का जो आगे वाला यहाँ पोर्शन होता है, जो परमाणु क्रमांक होता है, इसी को जेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जेड। और जेड बराबर होता है ई बराबर होता है पी, यानी परमाणु क्रमांक के बराबर, परमाणु क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। सबका मान कितना आ गया, 6 आ गया। जब हमको जेड का मान पता चल गया, ई का मान पता चल गया, पी का मान पता चल गया, तो ऊपर वाला मान किसका होता है, ए का मान। ए का मान कितना है, 12। जब ए का मान 12 पता चल गया, तो एन का मान निकालना है। न्यूट्रॉनों की संख्या जब भी ज्ञात की जाती है, तब ए में से जेड को घटा दिया जाता है। ए में से जेड को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। ए की वैल्यू कितना है, 12। 12 में से अगर 6 घटा दोगे कितना बच जाएगा, 6। उसी प्रकार अगर इसमें ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए, तो आराम से जेड बराबर कितना प्यारे बच्चों, 7। जेड बराबर कितना आ जाएगा, 7। अगर जेड बराबर 7 आ जाएगा तो ई बराबर कितना हो जाएगा, 7। फिर पी बराबर कितना हो जाएगा, 7। क्यों, क्योंकि जेड बराबर ई बराबर पी होता है। इसके बाद बचा क्या है, ए का मान कितना है, 14। अब यह ज्ञात करना है, ए माइनस का जेड लगा दो, तो यहाँ 14 में से 7 कम कर दोगे, कितना बच जाएगा, 7। 14 में से 7 कम कर दोगे तो कितना बच जाएगा, 7। इस प्रकार से कार्बनिक रसायन, इस प्रकार से कार्बनिक रसायन के अंतर्गत, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत जिस कार्बन का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस कार्बन का अध्ययन हम कर रहे हैं, उस कार्बन का जो सिंबल होता है, जो सिंबल बनता है, प्रतीक बनता है, कुछ इस टाइप का बन जाता है, 6C12। क्या बन जाता है, 6C12, जहां जेड बराबर 6, ई बराबर 6, पी बराबर 6 और एन बराबर भी कितना, 6। इतना समझ में आ गया। अब हम आपको बताते हैं कल कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
या एक चीज और समझ लीजिए, कार्बन के कुछ गुण समझ लीजिए। अगर कार्बन के गुण समझना है तो सबसे पहले समझ लीजिए कार्बन क्या है, एक अधातु है। कार्बन क्या है, एक अधातु है। कार्बन क्या है, अधातु है। कार्बन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अधातु है। कार्बन क्या है, अधातु है। कार्बन के कुछ अपर रूप भी होते हैं। कार्बन के क्या होते हैं, कुछ अपर रूप। चलो देख लेते हैं। अगर कार्बन के अपर रूपों की बात करते हैं, अगर हम कार्बन के अपर रूपों की बात करते हैं, यहाँ से आप हेडिंग लगा लो, कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप। अगर कार्बन के अपर रूपों की बात करते हैं, इसमें सबसे पहले कौन आता है, ग्रेफाइट। कौन आता है, ग्रेफाइट। कार्बन का एक अच्छा अपर रूप क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बाद हीरा है। इन सब की संरचना देखने को मिलती है। ग्रेफाइट है, हीरा है, हीरा के बाद आपका C60 फ्लोरीन है। क्या है, C60 फ्लोरीन। C60 फ्लोरीन क्या है, C60 फ्लोरीन। ग्रेफाइट, हीरा और C60 फ्लोरीन। कार्बन के अपर रूप क्या क्या है, ग्रेफाइट है, हीरा है, C60 फ्लोरीन है। फिर से समझ लो मेरे प्यारे बच्चे, कार्बन एक अधातु होता है। कार्बन क्या होता है, अधातु होता है। इन सब के अलावा ना कार्बन के जो अपर रूप होते हैं, कार्बन के अपर रूपों में ग्रेफाइट आता है, हीरा आता है, और क्या आता है, C60 फ्लोरीन आता है। क्या आता है, C60 फ्लोरीन। जब इनका हम बढ़िया वर्णन करके पढ़ेंगे, डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, विस्तृत वर्णन पढ़ेंगे, तो इन चीजों को समझ पाएंगे कि ऐसी क्या क्वालिटी है ग्रेफाइट में जो कार्बन का अपर रूप बन गया। ऐसी क्या संरचना इसकी बनती है हीरे की, कैसी संरचना बनती है C60 फ्लोरीन की। इस प्रकार आगे देखते हैं। अब हम आपको यहाँ बताने वाले हैं कार्बन के, नोट कर लीजिए, अगर नोट कर लिए हो तो देख लेते हैं आगे की ओर। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम सीखेंगे क्या, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आज की हेडिंग है अभी, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे पहले हम 6 लिखते हैं। 6 पे कार्बन पाया जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम बोरबरी योजना के अनुसार करते हैं, किस अनुसार, बोरबरी योजना के अनुसार करते हैं, तो K को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसके बाद बचता है 4 इलेक्ट्रॉन। 4 किसको मिल जाएगा, L कोष में। सभी कोष अपना अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं। नियम क्या होता है कोषों का नियम होता है सभी कोष अपना अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं। सभी कोष अपना अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं। सभी कोष अपना अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं। ध्यान समझना। देखिए, तो K का जो कोष है ना, जो K कोष है उसका कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और K को 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त है। K के पास 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या है, पर्याप्त है। लेकिन L को ना 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। L कोष को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए आप बताइए। बताया गया है K कोष को 2 इलेक्ट्रॉन, L कोष को 8 इलेक्ट्रॉन, M कोष को 18 इलेक्ट्रॉन, और N कोष को कितना, 32 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से आगे जाओगे, 32 के बाद 50 वगैरह आएगा, फिर 6 संग 36 दूनी 72 आएगा। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी जैसे जैसे कोष बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पर कौन सा कोष है, K कोष। तो K कोष को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। L कोष को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। लेकिन कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 4। लेकिन कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 4। तो 4 ही दे देता है। और सभी कोष अपना अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं, तो सभी कोष अपना अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं, तो कार्बन भी अपना अष्टक पूर्ण करना चाहेगा। कार्बन भी अपना अष्टक क्या करना चाहेगा, पूर्ण करना चाहेगा। तो कार्बन जब अपना अष्टक पूर्ण करना चाहेगा, तो इसके पास 2-3 ऑप्शन बचते हैं। कितने ऑप्शन बचते हैं, 3। या तो कार्बन, ध्यान समझना, या तो कार्बन, या तो ये जो कार्बन है ना, या तो जो इसका कोष का इलेक्ट्रॉन है, या तो ये किसी को अपना 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, या तो ये किसी को अपना 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, दे दे, या तो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दे, या तो क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन का दान कर दे। एक क्या कर दे, 4 इलेक्ट्रॉन का दान कर दे। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है, दान कर देता है, तो इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। यदि कार्बन अपना कोष का 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे देता है, अगर किसी को दान दे देता है, तो बताइए कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बचेगी, 2। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान समझ लो बच्चा, 6 इलेक्ट्रॉन है,
6 इलेक्ट्रॉन में से 2 और 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आया है। अगर ये अपना वाह्यतम कोष कंप्लीट करना चाहता है तो कंप्लीट करने के लिए इसके पास 3 मार्ग हैं। कितने मार्ग हैं? 3। या तो अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देकर कोष खाली कर ले, कोष क्या कर दे? खाली। अगर एक गेस करते हैं, एज अनुमान लगाते हैं, अगर ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे देगा, किसी को दान दे दिया, तो बताइए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2। अब यहाँ जो 6 है, इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। क्या इन्होंने अपना प्रोटॉन दान दिया? क्या नहीं। इसके पास प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 6। अब अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 6। तो आप बताइए, क्या 6 प्रोटॉन वाले भारी नाभिक को 2 इलेक्ट्रॉन उसकी राउंड अप कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इसका वजन ज्यादा हो जाएगा। जब इसका भार ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या होगा? उसी कोष में जाकर गिर जाएगा। इसका जब वजन ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? उसी कोष में जाकर गिर जाएगा, जो पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो आपका कार्बन है, किसी को भी 4 इलेक्ट्रॉन का दान नहीं कर सकता, 4 इलेक्ट्रॉन दान नहीं कर सकता। अब देखते हैं, क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है? चेक करते हैं। अगर कार्बन किसी से 4 इलेक्ट्रॉन उधार ले ले, तो इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखो, 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 2 6। 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण कर रहा है, उधार ले रहा है, कितना हो गया? 4 6 10। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाएगी और प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। प्रोटॉन 6 ही है। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 6 ही है। अगर प्रोटॉन 6 है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो क्या 6 प्रोटॉन, क्या कार्बन के जो 6 प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन की सुरक्षा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब ये भी नहीं कर सकते तो क्या नियम निकल के आता है कि ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन का दान करता है और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो यह पद्धति क्या हो जाती है? बिल्कुल रॉन्ग। यह नियम क्या बन जाता है? बिल्कुल रॉन्ग। तो कार्बन ना किसी को अपना 4 इलेक्ट्रॉन दान में देगा और ना ही किसी से 4 इलेक्ट्रॉन दान में ले सकता है। तो बात आती है कि अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए करेगा क्या? बात आएगी कि अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कार्बन के पास कैसा मार्ग है, क्या कर सकता है? तो एक ही विकल्प बचता है, पार्टनरशिप साझेदारी। क्या बचती है? पार्टनरशिप साझेदारी। तो इलेक्ट्रॉन के पास मात्र एक ही, कार्बन के पास मात्र एक ही मार्ग बनता है, साझेदारी। तो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए से कौन सा तरीका अपनाना होगा? साझेदारी। नोट कर लीजिए, कंप्लीट हो गया हो तो मिटा दें। अब चलो देखते हैं। अब इसके पास, कार्बन के पास एक ही विकल्प बचा, क्या? साझेदारी। अष्टक पूर्ण करने के लिए कार्बन के पास कई विकल्प बचा? एक ही विकल्प बचा, जिसका नाम क्या है? साझेदारी। इसका विकल्प क्या बच्चा? साझेदारी। तो कार्बन की साझेदारी। अब हम देखेंगे क्या? कार्बन की साझेदारी। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे कार्बन की साझेदारी। क्या पढ़ लेंगे मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ से कार्बन की साझेदारी। ठीक है, अब ध्यान सुन लो। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है, जब साझेदारी होगी तो लिख लीजिए ऐसे नोट वगैरह में कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे कहा जाता है सहसंयोजी आबंध। क्या कहा जाता है? सहसंयोजी आबंध, कोवालेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध। तो कार्बन ना तो किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ना ही किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। कार्बन ना तो किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना ही किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो कार्बन क्या करता है? सिर्फ साझेदारी। अगर साझेदारी के माध्यम से जो बंध बनता है, कार्बन के साझेदारी के माध्यम से जो बंध बनता है, उस बंध का क्या नाम होता है? सहसंयोजी आबंध। क्या नाम होता है? सहसंयोजी आबंध, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध। क्या बन जाता है? सहसंयोजी आबंध। देखिए, अब बताइए, ऐसा कोई मतलब व्यक्ति होगा जो कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा? 4 इलेक्ट्रॉन का पेयर लेकर आएगा, कार्बन के साथ जुड़ेगा, तब जाकर कार्बन की क्या हो जाएगी? अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एक हम ले लेते हैं यौगिक, छोटा सा यौगिक, जिसका नाम है CH4। क्या नाम है? CH4। अब देख लीजिए, कार्बन को लिखते हैं ऐसे, कार्बन को ऐसे लिख लेते हैं,
हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए थे। जब हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए थे K और L 2 और 4, वाह्यतम कोष में जितना इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान समझना, वाह्यतम कोष में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही यहाँ पर कार्बन के ऊपर ऐसे क्रॉस के रूप में लगा दिया जाएगा। किसके रूप में लगा दिया जाएगा? क्रॉस के रूप में। इसके साथ जुड़ने कौन आया है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने लोगों को लेकर आया है? 4। हाइड्रोजन कितने लोगों को लेकर आया है? 4। तो चारों लोगों को ऐसे दूर दूर रख देते हैं, अभी ऐसे दूर दूर रख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो ये हाइड्रोजन है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो हाइड्रोजन कितने नंबर पर पाया जाता है? 1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कोष में क्या आ जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। इसे अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 और चाहिए, 1 और चाहिए, क्योंकि के कोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अब क्या करेगा, इसके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके इलेक्ट्रॉनों को हम डॉट से दर्शा दे रहे हैं। किससे दर्शा दे रहे हैं? डॉट। इसका मतलब अच्छा हो जाता है क्रॉस, इसका मतलब क्या हो जाता है? क्रॉस, और इसका मतलब हो जाता है डॉट। इसका मतलब क्या हो जाता है? डॉट। एक एक चीज कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम आपको एकदम जीरो लेवल से सिखाएंगे, ताकि इसके बाद आपको कभी भी पूरी जिंदगी में, मतलब कभी भी पूरी लाइफ में आपको कार्बनिक रसायन से डर ही नहीं लगेगा, और न ही कभी आपको कोई मतलब कमी महसूस होगी। इसी वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम का सिल्यूशन हो जाएगा, छूमंतर हो जाएगा। देख लो भैया, CH4 को अगर हम करते हैं तो कार्बन है, कार्बन को हम इस तरह 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 4 लोगों को लेकर आया था हाइड्रोजन, चारों लोगों को ऐसे लगा दिए। अब क्या होता है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो इस प्रकार से इन दोनों की क्या हो जाएगी? साझेदारी हो जाएगी। इस प्रकार से इन दोनों की क्या हो जाएगी? साझेदारी हो जाएगी। इस प्रकार से इन दोनों की क्या हो जाएगी? साझेदारी हो जाएगी। इस प्रकार से इन दोनों की क्या हो जाएगी? साझेदारी हो जाएगी। इस प्रकार कार्बन 4 एकल बंध से जुड़ जाएगा। इस प्रकार कार्बन क्या हो जाएगा? 4 एकल बंध से जुड़ जाएगा। तो जो इस प्रकार की संरचना बनती है, इसी संरचना को हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध। तो यह जो स्ट्रक्चर बना, किस कौन से आबंध के अंतर्गत बना? सहसंयोजी आबंध के अंतर्गत बना। कौन से बॉन्ड लगे हैं? सब सिंगल बॉन्ड लगे हैं। कौन से बॉन्ड लगे हैं? सिंगल बॉन्ड। याद रखना, एकल बंध, जो आपका एकल बंध होता है, एकल बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो एकल बंध होता है, एक एकल बंध पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक एकल बंध पे कितने इलेक्ट्रॉन गिने जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन गिने जाते हैं। यहाँ पर एक एकल बंध बना है तो 2 इलेक्ट्रॉन गिने जाएगा। गिन लीजिए, देखिए हाइड्रोजन के पास 1 और 2 हो गया, हाइड्रोजन के पास 1 2, हाइड्रोजन के पास यहाँ भी 1 2, हाइड्रोजन के पास यहाँ भी 1 2। अब कार्बन के गिनते हैं। देखो 1 2 3 4, 4 तो पहले से थे, अब डाट वाला गिन दो। 1 2 3 4, 4 4 कितना हो गया? 8। 4 4 कितना हो गया? 8। तो जब तक कार्बन अपना अष्टक कंप्लीट नहीं कर लेगा, तब तक कार्बनिक रसायन के अंतर्गत ना तो कोई यौगिक कंप्लीट माना जाएगा, न ही किसी यौगिक का IUPAC बनेगा। बात समझ में आ गई? जब तक कार्बन का अष्टक कंप्लीट नहीं रहेगा, तब तक कोई भी कंपाउंड, कार्बन के अंतर्गत आने वाले कोई भी कंपाउंड की जो IUPAC होगी कभी नहीं बनेगी। तब तक कार्बनिक रसायन अधूरी रहेगा, तब तक अधूरा रहेगा जब तक उसका कार्बन पूर्णतः अपना अष्टक कंप्लीट नहीं कर लेता है। अब इस प्रकार से हम कुछ अलग प्रकार से कुछ 2-4 एक्स्ट्रा मतलब उदाहरण करा दे रहे हैं अष्टक कंप्लीट करने वाले। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। उस प्रैक्टिस के बाद फिर हम आपको कार्बन के बीच में बॉन्ड लगा के छोड़ देंगे। एक प्रैक्टिस दे देंगे उदाहरण घर के लिए होमवर्क। कार्बन के बीच में हम बॉन्ड लगा के छोड़ देंगे। आपको कार्बन को सेटिस्फाइड करना है। सेटिस्फाइड करने के लिए किस कार्बन को कितने हाइड्रोजन देने की आवश्यकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसमें गिनकर उसी हिसाब से संतुलित करना, ताकि हर कार्बन के पास कितने बॉन्ड बन जाए? 8। हर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं? 8। हर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं? 8। उसी हिसाब से आपको ये तय कर लेना होगा कि हर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं? 8। समझ में आ गया? ठीक है।